एट क्लास आपका लेसन है थर्ड, ग्लाइसेज ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकी है। इसके दो भाग अपन ने पढ़ लिए थे, तीसरा भाग आज पढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश यानी अंग्रेज, रूल यानी शासन। ठीक है, अंग्रेजों का शासन 1765 टू 1836, 1765 से लगाकर 1836 तक की यहाँ जो भी घटनाएं हुई भारत में उसकी झलकियाँ दी हुई है। आप अपनी बुक में देख सकते हो कि इस तरह से चित्र दिए गए हैं और ये बताया गया है कि कौन क्या बात कह रहा है, तो आप इन बुक में अपनी देख सकते हो। अब पहला जो चित्र है उसमें लिखा हुआ है रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस यानी धार्मिक, लीडर यानी जो गुरु होते हैं वो, प्रीच्ड आइडियाज यानी उपदेश दे रहे हैं लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता, अर्थात छोटी जाति वाले लोगों को बड़ी जाति वालों के लोगों को छूने नहीं दिया जाता है था। उनको हर धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी हो उनको अलग रखा जाता था। एंड और चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बाल विवाह। तो धार्मिक गुरुओं ने अस्पृश्यता और बाल विवाह के ऊपर उपदेश दिए। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। एनीवन यानी कोई भी, हु यानी जो, क्रॉसेज यानी पार करेगा, द सीज समुद्र को, लॉसेज खो देगा, हिज रिलीजन अपने धर्म को। अर्थात जो कोई भी इस समुद्र को पार कर जाएगा, अर्थात समुद्र के पार जाएगा, वह अपने धर्म को खो देगा, अर्थात अपने धर्म से अलग हो जाएगा। ये धार्मिक गुरुओं ने उपदेश दिए। अब दूसरे चित्र में भी एक धार्मिक गुरु है जो उपदेश दे रहा है और क्या कह रहा है, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ऑल यानी सभी, मिजरी यानी दुख, सभी जो दुख है इन द वर्ल्ड संसार के अंदर, ड्यू टू वुमेन औरतों के कारण है। अब देखो इसने औरतों की दशा को और भी दयनीय कर दिया, यानी उन्होंने लोगों के बीच में ये उपदेश दिया कि संसार में जितने भी दुख है वो औरतों की वजह से है। अब जो अंग्रेज अधिकारी है अपने ऑफिस में बातें कर रहे हैं और वो एक अंग्रेज अधिकारी कहता है द ट्रुथ was that Indian had lost self respect. The truth यानी सत्य ये है कि was the Indian कि भारतीय जो है had lost self respect. Self respect का मतलब होता है आत्मसम्मान। अब अंग्रेज अधिकारी वो कह रहा है कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। द ब्रिटिश स्कॉन देम, द ब्रिटिश यानी अंग्रेज, स्कॉन यानी तिरस्कार करते हैं, देम यानी उनका, अंग्रेज उनका तिरस्कार करते हैं। अब वापस वही अधिकारी क्या कहता है, द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट। द नेटिव यानी जो भारत के मूल लोग हैं, अर्थात तो भारत के मूल निवासी है, वो आर द अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। जो भारत के लोग हैं या भारत के जो मूल निवासी है वो विश्वास के योग्य नहीं है। अब देखो अंग्रेज अधिकारी क्या कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, वो ईमानदारी के भी योग्य नहीं है, अर्थात भारत के लोग न तो विश्वास के योग्य है और ना ही उनमें ईमानदारी है। अब देखो एक भारतीय जो उनके पीछे खड़ा है, उनका नौकर है, वो क्या बोलता है, ट्रू सत्य है, योर ऑनर मेरे स्वामी, बट आई एम ऑनेस्ट लेकिन मैं ईमानदार हूँ। देखो ये जो भारतीय चापलूस थे जो अंग्रेजों के पीछे घूमते थे वो क्या कह रहे हैं, उनके सामने भारतीयों की बुराई की जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, फिर भी वो क्या कह रहा है भारतीय कि मेरे स्वामी मैं तो तुम्हारे लिए ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। बीइंग मर्चेंट्स, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी होने के नाते द ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो वांटेड यानी चाहते थे क्विक प्रॉफिट, जल्दी ही, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। व्यापारी होने के कारण अंग्रेज जल्दी ही लाभ चाहते थे, अर्थात उनको व्यापार में ज्यादा लाभ मिले। दियर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन दियर फील्ड। दियर हैवी, दियर यानी उनके, हैवी यानी भारी, टैक्सेस यानी कर, उनके जो भारी कर थे, फोर्स्ड फार्मर जो किसानों को मजबूर करने लगे टू अबेंडन दियर फील्ड। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, दियर फील्ड, दियर यानी उनके, फील्ड यानी खेत। तो अंग्रेजों के भारी करों ने किसानों को अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अर्थात तो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर बहुत सारे महंगे महंगे कर लगा दिए थे। अब देखो उसमें से एक जो भारतीय किसान है वो क्या कह रहा है अंग्रेज अधिकारी से, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। बट यानी लेकिन, योर मैन तुम्हारे आदमियों ने, टेकिंग ऑल माई क्रॉप मेरी पूरी फसल ले ली है। अब एक भारतीय जो है वो अंग्रेज अधिकारी से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरी सारी फसल को ले लिया है, अर्थात ले गए। यू आर
स्टिल इन एरियर्स। अब जो अंग्रेज अधिकारी है वो उस किसान को क्या कहता है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम पहले से ही एरियर्स अर्थात कर्जे में हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर पहले से ही लोन है, कर्ज है। इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब है अगले सप्ताह, अगर तुमने अगले सप्ताह इसका भुगतान नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब देखो भारतीय किसान ने कहा कि तुम्हारे आदमी मेरा सारा फसल लेकर जा रहे हैं, तो अंग्रेज अधिकारी कहता है कि तुम्हारे ऊपर पहले से ही कर्ज है और अगर उस कर्ज को तुमने अगले सप्ताह तक नहीं भुगतान किया है उस कर्ज का, तो तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा। अब उसी वक्त यानी उन्हीं दिनों क्या होता है, इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोव्ड, इनएविटेबली अवश्य भावी, फेमिन्स यानी अकाल, फॉलोव्ड का मतलब ऐसे तो होता है अनुसरण करना, लेकिन यहाँ होने से मतलब है, ठीक है। तो उसी वक्त अवश्य भावी अकाल पड़ जाता है, यानी उन दिनों अकाल पड़ जाता है भारत में। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डेड ऑफ स्टार्वेशन। बिटवीन यानी बीच में 1822 से लगाकर 1836 यानी इस समय भारत में अकाल पड़ा था। तो 1822 से लगाकर 1836 के बीच में 15 लाख जो इंडियन अर्थात 15 लाख भारतीय थे वो डेड ऑफ द स्टार्वेशन, डेड यानी मर गए थे, स्टार्वेशन यानी भूखमरी से। 1822 से लगाकर 1836 के मध्य 15 लाख लोग जो थे अर्थात भारतीय लोग जो थे वो भूखमरी के कारण मर गए, यानी खाने के लिए कुछ था नहीं तो लोग भूख से मर गए, 15 लाख लोग। अब अंग्रेज अधिकारी है वो आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। स्टिल तब भी, यानी भारत में अकाल पड़ा है तब भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड का मतलब होता है खोज करना, अदर मेथड, अदर यानी दूसरे, मेथड यानी तरीके। भारत में अकाल पड़ा है फिर भी अंग्रेजों ने कुछ दूसरे तरीके ढूंढ लिए, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिनसे उनको ज़्यादा लाभ भी हुआ। अर्थात अकाल के अंदर भी उन्होंने ऐसी तरकीबें सोची या ऐसी तरकीबें की भारत के अंदर ताकि उनको लाभ मिल सके और उन तरकीबों से उनको लाभ भी मिला। अब देखो अंग्रेज अधिकारी है वो क्या कह रहा है दूसरे अंग्रेज अधिकारी से, The goods manufactured in the England should not have any import duty when brought into India. The goods का मतलब होता है सामान, मैन्युफैक्चर्ड यानी उत्पादित होता है या बनता है, इन द इंग्लैंड, जो सामान इंग्लैंड के अंदर बनता है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। उत्पादित सामान जो इंग्लैंड में उत्पन्न होता है अर्थात इंग्लैंड में उत्पादित सामान जब भारत में लाया जाएगा तो भारत उसके ऊपर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाएगा। अर्थात इंग्लैंड से उत्पादित माल भारत में आएगा तो उसके ऊपर कोई भी आयातित शुल्क नहीं लगेगा। अब दूसरा अंग्रेज अधिकारी क्या कहता है, एक गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है, यानी उसके ऊपर आयात शुल्क नहीं लगेगा तो हमें उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। द ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉ जो नियम थे या कानून थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उन्होंने बिगन शुरू कर दिया, क्रिपल अपंग बनाना, इंडियन इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम या कानून थे उन्होंने भारतीय उद्योगों को अपंग बनाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड दियर बिजनेस। द ब्रिटिश जो अंग्रेजी थे, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, ठीक है। तो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, ruined द एक्सपर्ट, जो निपुण कलाकार थे भारत में उनके और उनके व्यवसाय को भी तबाह कर दिया। यानी अंग्रेज अधिकारियों की जो नीतियाँ थी, भारत में पहले भी बहुत सारे निपुण कलाकार होते थे, उन कलाकारों को और उन कलाकारों की जो व्यवसाय थे उनको पूरा नष्ट कर दिया था, यानी उनको भी तबाह कर दिया था, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसकी जो मीनिंग है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी और इसका जो होमवर्क है वो भी, ठीक है।